हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्वतंत्रता आंदोलन के अगले चरण होम रूल आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। जून 1914 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष के कारावास के बाद मांडले से भारत आए तथा एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन शुरू किया। होम रूल की योजना एनी बेसेंट ने बनाई। इसकी प्रेरणा आयरलैंड में चल रहे होम रूल आंदोलन से मिली। आयरिश आंदोलन के प्रणेता रेडमांड थे। होम रूल लीग बनाकर सरकार पर स्वराज के लिए दबाव डाला। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक अखबार निकाले। कॉमनवेल्थ अखबार में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की व्याख्या की। वे होम रूल द्वारा सभी वर्गों को संगठित करना चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगांव, जो कि पूना में स्थित है, में होम रूल लीग की स्थापना की। 1 सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। अर्थात होम रूल आंदोलन पहले बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल को शुरुआत कर दी। एनी बेसेंट ने अपना होम रूल 1 सितंबर 1916 को प्रारंभ किया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम प्रेसिडेंट जोसेफ बैप्टिस्टा तथा एन.सी. केलकर इसके सचिव बने। 1915 ईस्वी में जोसेफ बैप्टिस्टा के सुझाव पर ही अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल का कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत व बिहार था तथा शेष भारत एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र था। तिलक की लीग 6 शाखाओं में विभक्त थी। होम रूल लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी, लेकिन यह बम्बई, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सर्वाधिक सक्रिय थी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य की मांग को भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण तथा स्थानीय भाषा में शिक्षा से जोड़ा। तिलक ने छुआछूत और जाति प्रथा का भी विरोध किया। 1916 ईस्वी में सरकार ने बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों के दल ने हाई कोर्ट में तिलक का मुकदमा लड़ा। श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल लीग की 200 से अधिक शाखाएं थीं। 1917 ईस्वी में लीग के सदस्यों की संख्या 7,000 थी। जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती तथा जे बनर्जी जैसे नेता भी एनी बेसेंट की लीग के सदस्य बने। मोतीलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना एवं लाला लाजपत राय ने भी एनी बेसेंट की लीग की सदस्यता ग्रहण की। जॉर्ज अरुंडेल एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सचिव थे। मजदूर नेता बी.पी. वाडिया तथा सी.पी. रामास्वामी अय्यर एनी बेसेंट के प्रमुख सहयोगी थे। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने होम रूल के पक्ष में भाषण दिए व पर्चे छपवाए। 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में दोनों होम रूल लीगों की संयुक्त बैठक भी हुई। जून 1917 ईस्वी में मद्रास सरकार ने होम रूल के बढ़ते प्रभाव से चिंतित होकर एनी बेसेंट, बी.पी. वाडिया
व जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार कर लिया। एनी बेसेंट को ऊटी में नज़रबंद रखा गया। सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने इस गिरफ्तारी के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। वे नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। अब तक होम रूल से अलग रहे उदारवादी नेताओं जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्ना व मदन मोहन मालवीय ने भी समर्थन प्रकट करने के लिए व एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण की। सितंबर 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया तथा बाल गंगाधर तिलक के सुझाव पर एनी बेसेंट ने दिसंबर 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। एनी बेसेंट ने कहा, भारत अब अनुग्रहों के लिए घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। जुलाई 1918 ईस्वी में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा के बाद एनी बेसेंट सरकार व सुधारों की समर्थक बन गई तथा तिलक इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन चिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इससे होम रूल आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। होम रूल आंदोलन की उपलब्धि यह रही कि इसने उत्साही राष्ट्रवादियों की एक पीढ़ी तैयार की जो आने वाले वर्षों में गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख आधार बने। इसने गांवों व शहरों में संपर्क बनाया, स्वशासन की मांग को प्रसिद्ध करके देश में राष्ट्रीयता का माहौल बनाया। फिर भी एंग्लो इंडियंस, बहुसंख्यक मुसलमान तथा दक्षिण भारत की गैर ब्राह्मण जातियों होम रूल आंदोलन से दूर रही, क्योंकि उनका विश्वास था कि होम रूल द्वारा हिंदुओं, मुख्यतः उच्च जातियों का शासन स्थापित होगा। मई 1917 ईस्वी में मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें भारत सरकार के कार्यों की आलोचना की गई तथा प्रथम विश्व युद्ध में मेसोपोटामिया, जो वर्तमान में इराक के नाम से जाना जाता है, में भारतीय सेना की पराजय के लिए भारत सचिव चेम्बरलेन के नियंत्रण वाली भारत सरकार को जिम्मेदार माना, अतः चेम्बरलेन को इस्तीफा देना पड़ा। उसकी जगह मोंटेग्यू को भारत सचिव नियुक्त किया। अब हम थोड़ा सा मोंटेग्यू की घोषणा जो कि 1917 ईस्वी में की गई उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1917 ईस्वी में कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा भारत में सत्याग्रह प्रारंभ करने की घोषणा की गई, अतः भारतीयों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से मोंटेग्यू ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत के उत्तरदायी सरकार का क्रमिक रूप से विकास करने के लिए भारतीयों को प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकाधिक रूप से संबद्ध किया जाए और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए। दूसरे शब्दों में यह भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना होने की घोषणा थी। मोंटेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया। बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के सुधारों को असंतोषप्रद, निराशाजनक तथा बिना सूरज का सवेरा बताया। कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भी इनको अपर्याप्त बताया गया। मोंटेग्यू घोषणा व जुलाई 1918 ईस्वी में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा के बाद इन सुधारों को लेकर कांग्रेस में मतभेद हो गया। वह 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने
अखिल भारतीय उदारवादी संघ, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन बनाया। तेज बहादुर सप्रू तथा वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री भी लिबरल फेडरेशन में थे। इस प्रकार 1918 ईस्वी में कांग्रेस में दूसरा विभाजन हुआ। धन्यवाद।